तो बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है, ब्रिटिश हिस्टोरियंस का, कि ब्लैक होल की ट्रेजेडी हुई थी। हालांकि इसके लिए कोई प्रूफ हमारे सामने नहीं। अब ये है क्या? देखिए, ब्लैक होल ट्रेजेडी में ऐसा कहा गया है कि एक छोटे से कमरे में बहुत सारे ब्रिटिशर्स को बंद कर दिया गया था सिराजुद्दौला के द्वारा, और सफोकेशन की वजह से उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, लगभग लगभग 160 के आसपास लोग थे, जिसमें 130 और 140 के आसपास लोग मारे जाते हैं। तो अल्टीमेटली 1756 में होता क्या है कि सिराजुद्दौला ने फोर्ट सेंट विलियम को कैप्चर कर लिया, फोर्ट सेंट विलियम पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, और इसके बाद हालांकि सिराजुद्दौला ने एक गलती कर दी, यहाँ पर सिराजुद्दौला से एक गलती हो गई। ठीक, उसने ये सोचा कि कलकत्ता से जो है जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं या ब्रिटिशर्स हैं, सारे चले गए, भाग गए हैं सिराजुद्दौला के डर से। लेकिन कलकत्ता के पास ही आपको एक हावड़ा के आसपास एक प्लेस दिखेगा जिसका नाम है फुल्टा। वहां पर ये लोग वेट कर रहे थे, किसका? रॉबर्ट क्लाइव का। ठीक है, वहीं पर रॉबर्ट क्लाइव का वेट किया जा रहा था इन लोगों के द्वारा। अब रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? देखिए, बेसिकली अगर देखा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव एक लो रैंकिंग ऑफिशियल के रूप में भारत आए थे, है ना। लो रैंकिंग ऑफिशियल के रूप में भारत आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल थे, ये काफ़ी छोटे पोस्ट पर थे। धीरे धीरे अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी योग्यताओं के कारण इनको काफ़ी ऊंचाई तक ये पहुंचते हैं। ठीक है, एक टाइम पर तो ये बंगाल के गवर्नर भी बन गए थे। रॉबर्ट क्लाइव को 1756 में भेजा गया था कार्नेटिक, क्योंकि सेकेंड कार्नेटिक वॉर में, जब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बतलाऊंगा कि सेकेंड कार्नेटिक वॉर में हुआ क्या था कि इनिशियली ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हुए थे, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। बाद में रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली फ्रांस को हराने में ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेसफुल रहती है। ठीक है, ये रॉबर्ट क्लाइव का, ये लोग जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जो फोर्ट सेंट विलियम से भाग गए थे और फुल्टा में वेट कर रहे थे, किसका? रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता पहुंचते हैं और सिराजुद्दौला के सामने कुछ कुछ शर्तें रखते हैं कि हमारे साथ एक ट्रीटी कर लीजिए और हमें बहुत सारे ट्रेड प्रिविलेजेस यहाँ पर आपको प्रदान करने होंगे। फोर्ट सेंट विलियम में आर्मी एस्टैब्लिश करने का परमिशन देना होगा। लेकिन सिराजुद्दौला ने इन शर्तों को नहीं माना। ठीक है, और इसी बीच में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के एक आर्मी ऑफिशियल थे जिनका नाम था मिर जाफर, उस आर्मी ऑफिशियल का नाम था मिर जाफर। मिर जाफर के साथ एक संधि कर ली, एक ट्रीटी कर ली, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को भी पता था कि सिराजुद्दौला के साथ एक बैटल तो होना ही है। इस ट्रीटी में मिर जाफर ने, या मिर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब हम आप ही को बनाएंगे, आपका सपोर्ट करेंगे बंगाल का नवाब बनने में। और मिर जाफर रॉबर्ट क्लाइव के इस बात को मान लेता है, और अल्टीमेटली यहाँ पर बैटल के लिए तो सारा सीन क्रिएट हो ही चुका था। 1757 में क्या होता है, 1757 में क्या होता है, प्लासी के मैदान में एक बैटल होता है, जिसको हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। हालांकि सारी चीज़ें पहले से सेटअप थी। मिर जाफर ने, मिर जाफर के नेतृत्व में जो आर्मी गई थी प्लासी के मैदान में, तो मिर जाफर ने अपनी आर्मी को लड़ने का परमिशन ही नहीं दिया। हालांकि कुछ ऐसे आर्मी के ऑफिशियल्स जो सिराजुद्दौला के लिए लॉयल थे वो लड़ते हैं, ठीक है, और 50 से 60 सैनिकों की मृत्यु होती है, 50 to 60 सैनिकों की, आर्मी के सोल्जर्स सिराजुद्दौला के साइड से जो थे वो मारे जाते हैं। इसी वजह से इस बैटल के बारे में कहा जाता है, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, अ बैटल दैट नेवर हैपेंड, अ बैटल दैट नेवर हैपेंड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अ बैटल दैट नेवर हैपेंड। लेकिन इतना, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इंडिया की हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा पूरे तरीके से आप कह सकते हैं कि बदलाव आ जाता है, चेंज आ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बंगाल जैसे प्रांत पर, बंगाल जैसे प्रोविंस पर हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर वाला, या आप कह सकते हैं कि पपेट नवाब जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी उसको बैठाने में सक्सेसफुल रहती है। उधर
मैंने आपको बताया कि मीर जाफर के नेतृत्व में जो आर्मी यहाँ पर प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला की आर्मी गई थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बैटल करने से मना कर देती है। उधर मीर जाफर का बेटा था मिरान, ठीक है, मिरान, ठीक है। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को ये कहा था कि आप किले में ही रहिए, आप फोर्ट में ही मौजूद रहिए और मेरा बेटा मिरान आपकी रक्षा करेगा। उधर मिरान किल्ड सिराजुद्दौला, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें तो पहले से फिक्स थी ना। मीर जाफर ने तो पहले से ही ट्रीटी कर ली थी रॉबर्ट क्लाइव के साथ। तो मिरान किल्ड सिराज उद्दौला, ठीक है, मिरान सिराज उद्दौला को मार देता है, ठीक है, और इस तरीके से मीर जाफर बंगाल का नवाब बन जाता है। इसी वजह से मैंने कहा कि 1757 का जो बैटल है ना, या आप कह सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जो फेमस है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि बंगाल जैसे प्रांत पर, बंगाल जैसे प्रोविंस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग लगभग हम लोग कह सकते हैं कि अधिकार हो ही जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, जो कि अपने आप में पपेट नवाब के फॉर्म में था, ठीक है, पपेट नवाब। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो कहेगी मीर जाफर को वही बातें माननी पड़ेंगी, ठीक। चलिए, तो यहाँ तक अभी हमने जो डिस्कस किया है, तो बंगाल के इम्पोर्टेंट नवाब्स कौन कौन थे। सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बतला दी कि बंगाल के इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना करी जाती है मुर्शिद कुली खान के द्वारा, ठीक है। उसके बाद शुजाउद्दीन मोहम्मद, फिर सरफराज खान, उसके बाद अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के समय में मैंने ये बताया कि मराठों का यहाँ पर अटैक हुआ था, आक्रमण हुआ था, और उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, उड़ीसा के कुछ एरिया यहाँ पर दे देने पर जाते हैं मराठों, मतलब अलीवर्दी खान को मराठों को दे देना पड़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर यह भी डिस्कस किया है कि अगर हम लोग अलीवर्दी खान के बाद अगर देखें तो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। इसके बाद मीर जाफर बनते हैं, ठीक है, मीर जाफर 1757 से 60 तक, और उसके बाद फिर 1763 से 65 तक। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से भी है क्योंकि इसके बाद जो मीर जाफर के बाद जो नवाब बने मीर कासिम, ठीक है, उनके समय पर भी एक इम्पॉर्टेंट बैटल हुआ था 1764 में। मीर कासिम के समय पर भी एक इम्पॉर्टेंट बैटल हुआ था, जिसको हम लोग बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं, है ना, बैटल ऑफ बक्सर के नाम से इसको जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बैटल है, इसके बारे में भी मैं अब आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि बैटल ऑफ बक्सर क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और इसके बाद किस तरीके से बंगाल पूरी तरीके से आप देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब बंगाल पर पूरी तरीके से अधिकार हो जाता है किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है। देखिए, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि 1757 में 1757 में क्या हुआ था। 1757 में एक हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ था यह बैटल ऑफ प्लासी? सिराजुद्दौला और बेसिकली आप देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। उसके बाद जो बंगाल के नवाब बने वो बने मीर जाफर। मीर जाफर का टाइम पीरियड मैंने आपको बतलाया अभी। शुरुआत में तो 1757 से 1760 तक मीर जाफर बंगाल के नवाब रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें समझना है। देखिए, मीर जाफर जिस टाइम पर बंगाल के नवाब बने, और मैंने आपको यह भी बतलाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हेल्प से ही ये नवाब बने थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के हेल्प से ही मीर जाफर नवाब बनते हैं। तो होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब मीर जाफर से जब मन करता था तब बेसिकली पैसे का डिमांड कर देती थी। उसके बाद यहाँ पर हो क्या रहा था कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले कि 1707 की जब हम लोग बात करते हैं, 1717 की बात करते हैं, तो फारुखसियार का जो फरमान इशू किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी दस्तक या पासेज इशू कर सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ जहाँ पर भी मुग़लों का शासन है, मुग़लों की टेरिटरी है, वहाँ पर अपना क्या कर सकते हैं कि ट्रेड कर सकती है, ठीक है। उनको कोई भी टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक। तो मीर जाफर के समय में हम लोग देखें तो इस कारण से फारुखसियार के फरमान को बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो पहली बात क्या हो रहा था कि बंगाल
जो प्रांत था, बंगाल जो सूबा था, वहाँ पर अब रेवेन्यू का कलेक्शन नहीं हो पा रहा था बहुत ज़्यादा। रीज़न क्या था रेवेन्यू का कलेक्शन ना होने का? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ना तो टैक्स पे कर रही थी, ना ही उनके जो प्रोडक्ट्स बाहर से आ रहे थे, ब्रिटेन से वो लोग प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके ला रहे थे, या इंडिया से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे थे किसी वर्ल्ड के किसी दूसरे हिस्से में, ना ही उस पर वो लोग टैक्स पे कर रहे थे। इस कारण से मिर जाफर, या अगर हम लोग देखें तो बंगाल को रेवेन्यू का काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। और लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को जब मन करता था वो मिर जाफर से पैसे का डिमांड कर देती, और इस कारण से मिर जाफर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। वो चाह रहे थे कि किसी भी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी से उनको छुटकारा मिल जाए, और इसी कारण से 1759 में 1759 में 1759 में मिर जाफर डचों के साथ एक ट्रीटी कर लेते हैं, अ ट्रीटी विथ डच। मिर जाफर डचों के साथ एक संधि कर लेते हैं, एक ट्रीटी कर लेते हैं, और इस ट्रीटी में ये कहा गया, इस ट्रीटी में मिर जाफर ने डचों से ये कहा कि आप अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को या ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को बंगाल से बाहर करने में हमारी मदद करते हैं, तो आपको काफ़ी सारे ट्रेड प्रिविलेजेस हम लोग दे देंगे, ठीक है। ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा छूट आपको मिलेगा, मतलब डच लोग यहाँ पर बंगाल में अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर सकते हैं, टैक्स में भी उनको छूट मिलेगा बहुत सारा, क्योंकि मिर जाफर अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी से अब परेशान हो चुके थे, ठीक है। तो डचों के साथ मिर जाफर ने एक संधि कर ली। इसके बाद हुआ क्या, लेकिन इस संधि का, इस ट्रीटी का पता ईस्ट इंडिया कंपनी को लग जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स इस ट्रीटी के बारे में समझ जाते हैं कि डचों के साथ जो है मिर जाफर ने एक ट्रीटी करी है, एक संधि करी है, ठीक है। और इसी कारण से 1759 में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बैटल हुआ था, जिसको हम लोग हिस्ट्री में बैटल ऑफ हुगली, 1759 में एक बैटल हुआ था जिसको बैटल ऑफ हुगली या बैटल ऑफ बिदेरा या फिर बैटल ऑफ चिंसुरा कहा जाता है, ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ था ये? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस डचों के बीच में ये बैटल हुआ था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और डचों के बीच में ये बैटल हुआ था। जीता कौन? इसका रिजल्ट क्या रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी इस बैटल को जीत जाती। रिजल्ट क्या रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द बैटल। ईस्ट इंडिया कंपनी इस बैटल को जीत जाती, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है। जीतने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ही इस बैटल को जीतती है, ठीक है, उसके बाद मिर जाफर को नवाब के पद से, बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया जाता है। फिर नवाब किसको बनाया गया? फिर नवाब बनाया गया मिर कासिम को, ठीक है। मिर कासिम को नवाब यहाँ पर बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अब यहाँ पर लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल से गलती हो गई। उन्होंने ये सोचा कि मिर जाफर, जिस तरीके से मिर जाफर को उन्होंने पपेट नवाब के रूप में बंगाल का नवाब बनाया था, उसी तरीके से मिर कासिम को भी पपेट नवाब ही बना दिया जाएगा। लेकिन मिर कासिम मिर जाफर से बहुत डिफरेंट थे। हालांकि मिर कासिम देखा जाए तो इनके भतीजे थे, ठीक है ना, मिर जाफर के भतीजे हुआ करते थे मिर कासिम। लेकिन यहाँ पर मिर कासिम जो थे वो काफ़ी एफिशिएंट रूलर साबित हुए। सबसे पहले तो मिर कासिम ने बंगाल के नवाब बनने के बाद एक घोषणा ये कर दी, ठीक है, कि अगर फारुखसियार का फरमान ये कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को या ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है, तो कोई बात नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स पे ना करे। लेकिन मिर कासिम ने यह कहा कि अब इंडियन मर्चेंट्स को भी, जो भारत के व्यापारी हैं, ठीक है, इंडियन मर्चेंट्स को भी किसी भी प्रकार के टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये भी चाहें तो टैक्स पे ना करें, इंडियन मर्चेंट्स को भी टैक्स पे करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के लिए ये बात सही नहीं था, क्योंकि देखा जाए
तो अगर इंडियन मर्चेंट्स भी अब टैक्स पे नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोडक्ट्स के इक्विवेलेंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अभी तक जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो टैक्स पे कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोडक्ट्स पर टैक्स नहीं लग रहा था। तो टैक्स नहीं लग रहा था, इस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रोडक्ट भी काफ़ी सस्ता बिकता था, काफ़ी लो प्राइस पर बिकता था इंडियन मार्केट्स में। लेकिन इंडियन जो गुड्स थे उन पर टैक्स लग रहा था, इसी वजह से उनका प्राइस थोड़ा सा हाई था। इस कारण से होता क्या है कि अल्टीमेटली हम लोग क्या देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज़्यादा फायदा हो रहा था, उनके प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में और बिक रहे थे। लेकिन मीर कासिम के इस डिसीजन के बाद होता क्या है कि इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोडक्ट्स के इक्विवेलेंट आ जाते हैं, अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे नुकसान होना स्टार्ट हो गया इस कारण से। तो पहला डिस्प्यूट तो मीर कासिम के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का यहीं पर हुआ कि यहाँ पर मीर कासिम ने एक अनाउंसमेंट ये कर दिया कि इंडियन मर्चेंट्स को भी अब टैक्स पे करने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा अगर हम लोग देखें तो मीर कासिम अपने कैपिटल को भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है, कैपिटल को भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मीर कासिम के द्वारा। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि मुर्शिद कुली खान के समय में, मुर्शिद कुली खान के टाइम की अगर हम लोग बात करें तो कैपिटल को ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र कर दिया गया था। लेकिन मीर कासिम क्या करते हैं, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपने कैपिटल को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, मुंगेर। ठीक है, मुंगेर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कैपिटल को मीर कासिम के द्वारा, और धीरे धीरे यहाँ पर अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मुंगेर में आज प्रेजेंट डे में भी आपको मीर कासिम का जो है वो फोर्ट दिखता है, किला दिखता है मुंगेर में। तो धीरे धीरे मुंगेर में अपनी आर्मी को भी स्ट्रॉन्ग करना ये शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अब होता क्या है कि उस समय पर अगर मैं बात करूँ आपसे, तो जिस समय पर फारुखसियार का टाइम पीरियड चल रहा था ना, 1713 से लेकर के 1713 से 1717 की जब हम लोग बात करते हैं तो फारुखसियार इस समय पर मुगल एम्पायर के रूलर हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे। तो इसने क्या किया था, फारुखसियार ने बंगाल और ओडिशा प्रांत को, सॉरी, अब बिहार और ओडिशा प्रांत को बंगाल प्रांत के अंतर्गत मिला दिया था। ठीक है ना, बिहार और ओडिशा को मिला दिया गया था किसके अंतर्गत, बंगाल प्रांत के अंतर्गत, बंगाल प्रोविंस के अंतर्गत मिला दिया गया था। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि मीर कासिम बंगाल का तो नवाब था ही, साथ ही साथ बिहार और ओडिशा वाले क्षेत्र भी उसी के अंतर्गत आते थे। ठीक है, हालांकि बिहार और ओडिशा में भी कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से चलाया जा सके इसके लिए। तो मीर कासिम जब बिहार के यहाँ पर ऑफिशियल से कुछ रिपोर्ट का मांग करते हैं कि अल्टीमेटली कितना रेवेन्यू का कलेक्शन हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन सी पॉलिसीज़ लागू करी जा रही हैं, क्योंकि ये क्षेत्र है तो मीर कासिम के ही अंतर्गत ना। तो बिहार का जो ऑफिशियल था वो मीर कासिम को किसी भी प्रकार की जानकारी देने से मना कर देता है, क्योंकि ये बिहार का जो ऑफिशियल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स, या आप यूँ कहें कि रॉबर्ट क्लाइव से पहले ही उसका, बेसिकली हम लोग कहें तो एक ट्रीटी रॉबर्ट क्लाइव के साथ पहले ही हो चुकी थी। तो अब दोबारा से स्थिति पैदा हो रही थी, दोबारा से जो है सिचुएशन इस बात के लिए डेवलप हो रहा था कि एक बैटल होगा मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। लेकिन मीर कासिम अभी इस बैटल के लिए तैयार नहीं थे पूरी तरीके से। ठीक है, लेकिन सिचुएशन तो डेवलप हो ही चुका था बैटल के लिए। इस वजह से मीर कासिम यहाँ पर अवध के जो उस टाइम पर नवाब थे, ठीक है, अवध के इंडिपेंडेंट स्टेट के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अवध के उस टाइम पर नवाब हुआ करते थे शुजा उद दौला। शुजा उद दौला उस समय पर अवध के नवाब हुआ करते थे। 1764 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1764 की। ठीक है, और इस समय पर मुगल शासक कौन हुआ करते थे, मुगल रूलर हुआ करते थे, इनका नाम था शाह आलम सेकेंड, है ना। शाह आलम सेकेंड इस समय पर मुगल शासक हुआ करते थे, मुगल रूलर हुआ करते थे। दोनों से मदद मांगते हैं कौन, मीर कासिम। मीर कासिम ने शुजा उद दौला और शाह आलम द्वितीय से, सेकंड से हेल्प मांगी।
और इन तीनों की आर्मी, ठीक है, यहाँ पर मैं मीर कासिम भी लिख देता हूँ आपके लिए, इन तीनों की आर्मी है ना लड़ती है किसके अगेंस्ट में, लड़ती है ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, ठीक है ना। बक्सर के मैदान में, बक्सर का जो मैदान है आपको बिहार में देखने को मिलता है, प्रेजेंट डे बिहार में है ये। 1764 में एक बैटल होता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल है ये। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो रिजल्ट क्या रहा इस बैटल का, रिजल्ट ये रहा इस बैटल का कि ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द बैटल, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी इस बैटल को जीत जाती है, ठीक है। और यहाँ पर मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया जाता है। दोबारा से यहाँ पर मीर जाफ़र को ही बंगाल का नवाब अपॉइंट कर दिया जाता है। तो इसी वजह से जब मैंने आपको मीर जाफ़र के टाइम पीरियड के बारे में समझाया था तो मैंने आपको बतलाया था कि दो टाइम पीरियड में हम लोग मीर जाफ़र को देखते हैं, तो 1757 से 60, दूसरा 1763 से 65, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, है ना। तो मीर कासिम इस बैटल को हार जाते हैं, बंगाल के नवाब के पद से उनको हटा दिया जाता है। इसके बाद इलाहाबाद की ट्रीटी होती है, ठीक है, इलाहाबाद की ट्रीटी होती है। और इस इलाहाबाद की ट्रीटी में अवध को ये कहा गया, अवध के जो नवाब थे उस समय पर शुजा-उद-दौला, उनसे ये कहा गया कि आपको वॉर इंडिमनिटी के रूप में, मतलब आपने हमसे युद्ध किया है तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, हमको वॉर इंडिमनिटी पे करना पड़ेगा। तो शुजा-उद-दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बात तो पैसा देना पड़ा, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुजा-उद-दौला से ये भी कहा कि अवध के अंतर्गत दो क्षेत्र आते थे उस समय पर, इलाहाबाद और कारा, ठीक है, दो प्लेसेस आते थे, तो वो दोनों किसको दे देने पड़ेंगे, वो दोनों दे देना पड़ेगा आपको शाह आलम सेकंड को, ठीक है ना। शाह आलम सेकंड उस समय पर मुगल शासक हुआ करते थे। शाह आलम सेकंड से ये कहा गया कि आपको अब दिल्ली में नहीं रहना है, आप दिल्ली से आ जाइए, कहाँ पर, दिल्ली से शिफ्ट होकर के आ जाना है आपको यहाँ, बेसिकली देखा जाए तो इलाहाबाद में रहना है, और ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पेंशन देगी, ठीक है, आप दिल्ली में मत रहिए, इलाहाबाद में रहिए, हम आपको पेंशन देंगे, ठीक है, और यहीं पर आप इलाहाबाद में रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर बंगाल के साथ क्या हुआ, बंगाल के जो दीवानी और निजामत राइट्स थे, ठीक है, बंगाल के दीवानी और निजामत राइट्स दोनों दे दिए गए किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। शाह आलम सेकंड ने, ठीक है, शाह आलम सेकंड ने बंगाल के जो दीवानी राइट्स थे ना, ठीक है, दीवानी राइट्स थे, वो किसको दे दिए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, क्योंकि उस समय पर तीनों प्रोविंस जो था, तीनों प्रांत जो था, वो बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स किसको मिल जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर दे दिए जाते हैं, ठीक। दीवानी राइट्स का मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन के जो राइट्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए जाते हैं, किसके द्वारा, शाह आलम सेकंड के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हु गेव द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा टू ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इट्स करेक्ट आंसर इज शाह आलम सेकंड, ठीक है, ध्यान में आप रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट अगर यहाँ से हम लोग डिस्कस करें तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के निजामत राइट्स की भी जब हम लोग बात करते हैं ना, निजामत राइट्स मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का अधिकार, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने का अधिकार। ये एडमिनिस्ट्रेशन या निजामत राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए जाते हैं, किसके द्वारा, मीर जाफ़र ने ये निजामत राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। तो बंगाल का जो नवाब था वो निजामत राइट्स किसको देता है, वो निजामत राइट्स दे देता है ईस्ट इंडिया कंपनी। इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखें। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बंगाल के रेवेन्यू कलेक्शन का भी अधिकार किसको मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के भी राइट्स, अधिकार किसको मिल गए, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए। तो बंगाल जो है वर्चुअली देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत शामिल हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे।
आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।